नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धांत ओलंपिक स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग। सो फ्रेंड्स, ग्रामीण परिवेश को अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है, आपके पास अब एक हफ्ते का वक्त बचा हुआ है। एग्ज़ाम आपका 24 जुलाई को है, तो आपके पास अब एक हफ्ते का मैक्सिमम मैं मान के चल रहा हूँ कि समय है। तो इस एक हफ्ते में आपको ग्रामीण परिवेश किस तरह से हैंडल करना है, अभी तक आपने जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, जिस तरह से पढ़ा, उसको कैसे रिवीजन करना है कि आपको लास्ट में चीज़ें याद हों। क्योंकि अभी तक बच्चों की जो शिकायत आ रही थी वो यही है कि हम पढ़ते तो बहुत ज़्यादा है, ग्रामीण परिवेश पे हम फोकस करके चल रहे हैं, लेकिन हमें याद ही नहीं हो रहा है, भूल जा रहे हैं, मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वह यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि आप लास्ट के 1 वीक में कुछ स्टेप्स, कुछ पॉइंट्स फॉलो करके आप अपने मार्क्स लगभग 3 से 4 नंबर तक बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। यहाँ पे हम ये डिस्कशन नहीं करेंगे कि अभी तक मैं वीडियो क्यों नहीं ला रहा था, 2-3 महीना में एब्सेंट क्यों था, क्योंकि ये एक अलग टॉपिक है। इस पर कभी हम बाद में चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम वगैरह आपका ख़त्म हो जाए, इस पर कभी हम बाद में चर्चा कर लेंगे। लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है कि अगर मुझे समय मिल रहा है, मैं आपको कुछ बताऊं तो अपनी पर्सनल चीज़ के बारे में नहीं, यहाँ पे मैं आपको आपके बारे में कुछ बताऊं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, आपका जो एक हफ्ता है, इसको आप 3 पार्ट, आपका जो ग्रामीण परिवेश है इसको आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। ठीक है, ग्रामीण परिवेश को आप 3 पार्ट में डिवाइड कुछ इस तरह से करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे होंगे डेट से संबंधित क्वेश्चंस और जो न्यूमेरिकल डेटा है, जैसे पंचायती राज व्यवस्था हो गया, इसके बाद में और भी कई सारे चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल संबंधित डेटा ज़्यादा है। जैसे कितने गांव हैं, गांव में कितने अस्पताल हैं, रूरल में कितने अस्पताल हैं। ठीक है, तो इस टाइप से जो न्यूमेरिकल डेटा बन रहा है इसको एक साइड में रखो। ग्रामीण परिवेश को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया, जिसमें एक पार्ट, पहला वाला पार्ट है वो क्या है, वो ऐसे डेटाज है जिसमें न्यूमेरिक डेटा है, जैसे डेट हो गया या फिर कोई संख्या वगैरह हो गई। दूसरा पार्ट है कि जो थ्योरी वाला पार्ट है, उसमें से जो टफ पार्ट है, जो आपको याद नहीं हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उसको आप मेंशन कर दीजिए, दूसरे पार्ट में आप इसको मेंशन कर दीजिए। और थर्ड पार्ट में दोस्तों आपको कुछ इस तरह से कैटेगरी लेके चलना है कि ये चीज़ें आपको याद हैं। मतलब आपने जब पहली बार ग्रामीण परिवेश पढ़ा था तभी ये चीज़ें आपको याद हो गई हैं, याद हो गई थी उस टाइम पे। तो अगर ये चीज़ें उस टाइम पे आपको याद हो गई थी तो ये पहली बार में ही आपके मेमोरी में बैठ गया है, ये आप एग्जाम में भूलोगे नहीं। दिक्कत आ रही होगी यहाँ पे जो थ्योरिकल पार्ट है, जो आपको बार बार याद करना पड़ रहा है और भूल जा रहा है, और ये न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 8-9 पॉइंट्स दे रखे हैं आपके सिलेबस में, 8-9 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में। तो 8-9 चैप्टर को आप अपनी कॉपी पे अलग अलग लिख लेंगे। ठीक है, और हर एक चैप्टर में जो न्यूमेरिक डेटा है, हर एक चैप्टर में जो न्यूमेरिक डेटा है उसको आप लोग लिखते चलो। एक मतलब पेजेस पे, कई सारे पेजेस बना लो, उस पेजेस पे न्यूमेरिक डेटा हर एक चैप्टर का लिखते चलो। और यहाँ पे जो और जो पॉइंट्स हैं जो आपको याद नहीं हो रहे हैं उनको लिखना नहीं है, क्योंकि अभी लिखने का वक्त नहीं है। आपको बस क्या करना है, उसको रिवीजन करना है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि जो भी आप रिवीजन करेंगे उसको ऐसे रिवीजन करना है कि यही आपका लास्ट रिवीजन है, इसके बाद आपको रिवीजन नहीं करना है। तो जो भी लाइन आप पढ़ें उसको बहुत ही ढंग से पढ़ें, ये समझ के चलें, इस लाइन पे कॉन्फिडेंस रखें कि हो सकता है कि यही लाइन एग्जाम में पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हर एक लाइन को आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ते हुए चलना है और चीज़ों को याद करते हुए चलना है। कुछ इस तरह से अंतिम रूप से तैयारी करनी है। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे बच्चों के मन में ये आ रहा है कि सर ग्रामीण परिवेश अनडिफाइंड सिलेबस है और कैसे पढ़ें, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि देखो यार, ग्रामीण परिवेश या फिर किसी भी एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं जैसे IAS, PCS या फिर UP PCS, ठीक है, तो वहाँ पे भी जो टॉपर होते हैं वो जब पढ़ के जाते हैं ना तो उनको श्योर नहीं होता है कि उन्होंने 100% पढ़ लिया है, उनको भी डाउट होता है अपनी पढ़ाई पे, बशर्ते फिर भी वो टॉप करते हैं। ठीक है, तो आप ये मान के चलो कि प्रतियोगी परीक्षा में, कंपटीशन वाले एग्जाम्स में 100% जैसा कुछ नहीं होता है। आप कितना भी पढ़ लो वो 100% कभी नहीं होगा। इसी तरह से ग्रामीण परिवेश में भी है, आप ग्रामीण परिवेश कितना भी पढ़ लेंगे लेकिन आप खुद सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम में 100% जैसा कुछ नहीं है, किसी भी एग्ज़ाम में नहीं होता है। तो आप इस चक्कर में मत पढ़ो कि मैं दुखी हूँ और अभी तक मैंने कुछ पढ़ा नहीं है। अगर आपने 70% पढ़ा है, अगर आपने 80% पढ़ा है, अगर आपने 90% पढ़ा है, किसी ने 60% पढ़ा है, ठीक है, तो अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन यहीं से आ गया सोचो तो ये 60% वाला बच्चा भी कर ले जाएगा। ठीक है, इतना आप मान के चलो कि 60% वाला बच्चा भी सिलेक्शन ले सकता है। तो ऐसा नहीं कि जिन्होंने 90% पढ़ा है, जो 100% करके जा रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा, नहीं। एग्जाम में प्रश्न कहाँ से पूछ ले रहा है, किस कैटेगरी से ज़्यादा प्रश्न पूछ ले रहा है, ये चीज़ें इस पर निर्भर करती है। तो अगर आपने 60% भी पढ़ा है तो आप खुशी जाके एग्जाम दीजिए, हो सकता है कि आपने जो पढ़ा है वहीं से क्वेश्चन बन जाए। ठीक है, तो आप ये टेंशन मत लेना कि यार मैंने बहुत कुछ अभी नहीं पढ़ा है। जो पढ़ा है उस पर विश्वास रखिए, उसी को रिविजन कीजिए, नया कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद में बहुत सारे लोगों की दिक्कत आ रही है कि सर मॉक टेस्ट हमने दिया, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे टेक्स्ट बुक की बात करें या फिर RWA टीम ने जो मॉक टेस्ट बनाया है या फिर किसी भी संस्थान का अगर आपने मॉक टेस्ट दिया है, वहाँ पे आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है और जिस किसी मॉक टेस्ट से लगता है कि आपको क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो आपको कुछ नहीं करना, आज ही जाइए
इनका जो लास्ट टॉप इनका जो लास्ट 10 मॉक टेस्ट है इसको आप दीजिए या फिर मत दीजिए, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा हूँ, जो सेक्शनल होगा उसकी बात कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं हिंदी या फिर मैथ को इन्वॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ग्रामीण परिवेश की बात कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है कि इनका जो लास्ट 10 मॉक टेस्ट है उसमें इन्होंने जो ग्रामीण परिवेश का टेस्ट लिया है उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और देखिए आप 25 नंबर में कितने कर ले रहे हो। अगर आपने 25 में मात्र 12 ही किया है तो जो और बच रहा है 13 जो और बच रहा है, ठीक है, हाँ, जो और क्वेश्चंस बच रहे हैं उनका आप नोट्स बना लो, ठीक है। तो हर एक मॉक टेस्ट है, मतलब मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, मॉक टेस्ट 4 करके लगभग आप 7-8 मॉक टेस्ट इनका सॉल्व कर लो, ठीक है। फिर आप देखेंगे ऑटोमेटिक जो 9वां या फिर 10वां मॉक टेस्ट होगा उसमें आपके 3-4 नंबर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होता है ये अपने अनुसार पूछते हैं और उसी बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन इनका ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ऐसा मत डाउट में रहना कि यार मेरा RW में इतना आ रहा है, टेक्स्ट बुक में इतना आ रहा है। हर एक संस्था का अपना अपना पैटर्न है, लेकिन जो एग्जाम में पूछा जाएगा उसका अपना एक पैटर्न होगा, ठीक है, और वो कहीं ना कहीं मॉडरेट होगा, बहुत हाई नहीं होगा और बहुत लो भी नहीं होगा, तो मॉडरेट लेवल का होगा। तो आपको ये करना है कि लास्ट 7 से 10 मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करना है, और जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनका आपको नोट्स बनाना है, ठीक है। जो नहीं आ रहा है सिर्फ उसी क्वेश्चन को लिखना है, जो आ रहा है उसको हटा के चलना है। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए, इस तरह से आप अपना जो है अभी नंबर बढ़ा सकते हो। इसके बाद में जो चीज़ें हैं वो आप अपने सिलेबस से पढ़ेंगे। अभी तक आपने जो भी पढ़ा, ठीक है, जो भी आउट ऑफ बॉक्स पढ़ा है अपने सिलेबस से उसको ठीक है पढ़ लिया आपने, लेकिन अभी जो आपको पढ़ना है वो टोटल जो आपके 8 टॉपिक दिए हुए हैं, 8 से 9 टॉपिक दिए हुए हैं सिलेबस में जो लिख रखा है, आप सिर्फ वही पढ़ेंगे इन 7 दिनों में, 8 दिनों में, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा बनेगा। ओके, अभी क्या है कि यूपी GS भी ग्रामीण परिवेश में देता है, ठीक है। तो आप लोग ये अपने अंदर मान के चलना कि एग्ज़ाम टाइम में जब आप ग्रामीण परिवेश में यूपी GS के क्वेश्चन देखोगे तो वहाँ पे आपको अपने आप को मतलब अनकंफर्ट फील नहीं कराना है। आप ये मतलब फैमिलियर होके जाओ कि हाँ हो सकता है कि यूपी GS का क्वेश्चन ग्रामीण परिवेश में पूछ ले, ऐसा आप मान के चलो। ऐसा नहीं कि आप जो सिलेबस में दिया हुआ है कि यूपी GS में पूछा जाएगा, ऐसा नहीं। आपके दिमाग में ही होना चाहिए कि हो सकता है कि यूपी GS ग्रामीण परिवेश में ही पूछ ले, ठीक है। आप जब ये मान के चलोगे और वहाँ पर देखोगे अगर आया होगा तो आप वहाँ पर अनकम्फर्ट फील नहीं करोगे। अदरवाइज जब आप 2-4 क्वेश्चन यूपी GS के देखोगे वहाँ पर और बाई चांस आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट कर पाए तो आपको दुख होगा, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन होगा कि यार ग्रामीण परिवेश में यूपी GS डाल दिया इन्होंने, ठीक है। तो आप ये पहले से ही मान के चलो कि यूपी GS ग्रामीण परिवेश में ही पूछेगा, ना पूछे तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक है कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ पूछेगा, बाकी 2-3 क्वेश्चन आपका GS में भी पूछ सकता है, ठीक है। ये चीज़ें फॉलो कर सकता है, मतलब यूपी GS को वो दो जगह से पूछेगा, एक ग्रामीण परिवेश में पूछ सकता है और एक GS सेक्शन में भी पूछ सकता है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है कि डेटा और न्यूमेरिक डेटा को अलग अलग लिख लें। ये वही पार्ट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको किसी भी सब्जेक्ट, किसी भी टॉपिक को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जिसमें आप न्यूमेरिक डेटा लिखेंगे, दूसरा पार्ट जो थ्योरी वाला पार्ट है इसको आप लिखेंगे नहीं, लेकिन इसको आप रिवीजन करेंगे और उस रिवीजन पे कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए और वो रिवीजन आपका अंतिम रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ इस तरह से पढ़ेंगे और जो पार्ट आपको याद है, जो पार्ट आप स्टार्टिंग से याद कर लिए हो वो आपको याद रहेगा, इसकी टेंशन मत लेना, इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो एक बार अपनी मेमोरी में बिठा लिया, आपके दिमाग में जो चीज़ एक बार बैठ गया वो नहीं भूलना है। दिक्कत वहाँ पे होती है जो न्यूमेरिकल डेटा है, जो आपको याद नहीं होता है। आपको क्या करना है कि हर एक चैप्टर का जो भी न्यूमेरिकल डेटा निकल के आ रहा है वो आपको लिख लेना है। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, जैसा कि आपको पता है कि योजना का जो वेटेज है वो ग्रामीण परिवेश में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन बन सकता है और उस 10-12 क्वेश्चन में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन डेट रिलेटेड होगा। तो आपको क्या करना है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, एकदम से इंपॉर्टेंट जो योजनाएं हैं, ठीक है, वो ग्रामीण संबंधित हो सकती हैं, शहर संबंधित हो सकती हैं, स्वास्थ्य संबंधित हो सकती हैं, ठीक है। जितनी भी योजनाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको आप अपनी कॉपी में लिखो और उनका डेट लिखो, या फिर आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। जब आपके पास 2-3 बुक्स होंगी तो आप उसमें देखिएगा तो लगभग उसमें 100-150 योजनाएं ऐसी होंगी जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका आप डेट याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि आप डेट जब योजना को पढ़ते समय पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, और जब एक लिस्ट में आप डेट पढ़ेंगे तो आपको हो सकता है कि असेंडिंग ऑर्डर में मिल जाए, तो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी वहाँ पर, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना का डेट पढ़ना है, बाकी
जितनी भी योजनाएं हैं जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट नहीं है उसका डेट आप भूल के भी मत देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रिस्क है। आप जब ज़्यादा पढ़ के जाओगे न्यूमेरिकल डेटा तो वो भूल जाएगा, खोज पोछ हो जाएगा, तो आप एग्जाम में कन्फ्यूज जाएंगे। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं बस उन्हीं का डेटा पढ़ेंगे अगर आपको याद नहीं होता है तो, ठीक है। तो ये आपकी अंतिम तैयारी है, मुझे वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना है। फिलहाल मैंने वीडियोस लाना स्टार्ट कर दिया है, हो सकता है कि यूट्यूब सजेस्ट ना करे आप लोगों को, है ना, तो आप लोग थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। 2-3 महीने मैंने वीडियो नहीं लाया है तो हो सकता है कि यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो वीडियो को सजेस्ट करना छोड़ दे, या फिर हो सकता है आपके पास नोटिफिकेशन ना जाए, है ना। तो थोड़ा सा आप सहयोग कीजिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो भी वीडियोज़ मैं लाऊँगा 2-3 दिन के अंदर उनको आप पूरा देखना, ताकि एक बार फिर से जो हमारा चैनल है वो बूस्ट कर सके और लोगों तक पहुँच सके, ठीक है। तो मिलते अगली वीडियो में, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। जय हिंद।